पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो एहतजाज 24 नवंबर को होने वाला है, क्या लगता है आपको? क्योंकि अभी कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि सीनियर क़यादत के कुछ लोग नाखुश हैं और वो अपने नाम भी नहीं बता रहे कि अगर हमने नाम बता दिए मीडिया पर या सोशल मीडिया पर हमें काफ़ी ट्रोल किया जाएगा। जिस तरह से कोई भी चीज़ आती है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको मुस्बत तो नहीं लेती, मनफी रवैया काफ़ी दिखाती है, तो जिस वजह से वो नाम नहीं बता रहे लेकिन वो नाखुश हैं बानी पीटीआई के इस फैसले पर। देखिए, दो बातें इस हवाले से करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो दौर अब नहीं है कि जो भी बात मंसूब करके खान साहब से कही जाती थी, आंखें बंद करके पूरी की पूरी पार्टी जो है उसके ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर देती थी। सूरत हाल बदल गई है जब से वो जेल में गए हैं। पार्टी जो है उसके अंदर डिवीज़न है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में, किसी से कोई सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी धड़ेबंदी का शिकार है, वकला के धड़े दो अलहदा हैं। एक वो सियासतदान हैं जो रूपोश हैं, एक वो सियासतदान हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कोई नहीं है लेकिन वो चौधरी बने हुए हैं। लेकिन एक सेगमेंट ऑफ द पार्टी वो है जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करके इलेक्शन जीत के आए हैं जी। उन लोगों की बात में हमेशा वजन होता है। ये मतलब है, ये ढकी छुपी बात नहीं, ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाजे है कि जो लोग जिनका आवाम के साथ कांटेक्ट है वही लोग पार्टी का एसेट होते हैं, वही लोग पार्टी का सबसे बड़ा सेगमेंट उसको करार दिया जाता है। तो एक बड़ी तादाद है पीटीआई के अंदर उन लोगों की जो घरों में बैठ के आराम से ट्वीट करते हैं और समझते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर उनकी प्रेजेंस मौजूद है तो पार्टी में भी उनको पजीराई जो है वो मिलेगी। एक वक्त ऐसा रहा है जब ऐसे लोग जो हैं उनको काफ़ी पजीराई पार्टी में मिली, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो हल्के की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं वो ना सिर्फ ये कि इनसे मुतासर नहीं होते हैं बल्कि बुनियादी तौर पर इनसे इख्तलाफ रखते हैं कि ये पार्टी की टॉप लीडरशिप को मिसगाइड करते हैं। यही कसिया इस वक्त पार्टी में चल रहा है। बानी पार्टी की तरफ से यानी जो एहतजाज का ऐलान है उसके ऊपर ओपिनियन जो है डिवाइडेड है जी। कुछ तो जो मैंने जिन लीडरों का हवाला दिया आपको, वो तो हलाशेरी देने में सबसे आगे हैं, मौके से गायब हो जाते हैं, हमेशा कभी नहीं आते सरफेस पे जी। वो लोग तो कह रहे हैं क्या बात है जी, उड़ा के रख देंगे जनाब, पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी, इनकलाब आ जाएगा और लोग जो है 25 करोड़ आवाम सड़कों पर आ जाएंगे वगैरह 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 वगैरह, विच इज़ मिसलीडिंग। क्या वजूहत है मिसलीडिंग की? पहली बात तो ये है कि ज़मीनी हकायक बदल गए हैं ठीक। अदालती सहूलतकारी अब दम तोड़ रही है ठीक है जी। उसकी हम मिसाल भी आप देंगे कि जो आज का फैसला है, जब उस पर आएंगे तो बात करेंगे उस पर, कोई बहुत बड़ा फैसला है। दूसरी बात यह है कि आपका अंपायर अब उंगली खड़ी नहीं कर रहा आपके लिए। मेरा हवाला 2014 का धरना है जब आपने कहा था कि अंपायर उंगली खड़ी करेगा और सब ठीक हो जाएगा। ना वो अंपायर है अब, ना वो उंगली है, ना वो खड़ी करेगा ठीक है। तो जब ये दो बड़े एलिमेंट जो उनकी पॉलिटिक्स के थे वो जब माइनस हैं तो अब उन्हें मेरे ख्याल से ज़मीनी हकायक को सामने रख के फैसले करने चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जो कुछ पहले एहतजाजों का हाल हो चुका है वही इसका भी होगा। पार्टी के अंदर जो डिवाइडेड ओपिनियन है वो ये कह रहे हैं कि हमें एक तो ये सोचना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक्स क्या हैं इसके। अगर फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि हम 1000 बंदा भी ले आते हैं, ये पिछले 3 4 5 प्रोग्रामों से हम यही रोना रो रहे हैं ना कि अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे आप बाउंड है गलत फैसले करने के, और अगर आप गलत फैसले करेंगे तो इस एहतजाज का वो बुरकस निकलेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता कि पीटीआई के एहतजाज में इतनी नाकामी भी हो सकती है। क्यों? देखिए, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 1000 आदमी लेके आप इस्लामाबाद पहुँच गए। दिस इज़ नॉट 2014। मैंने कल भी उसकी रियलिटीज़ आपको बताई थी, आपने मेरे साथ शेयर भी की थी जी जी। लिहाजा उनके खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा, लॉजिस्टिक्स क्या होंगे, टॉयलेट्स कहाँ बनेंगे, कौन बनाएगा, कौन फंड करेगा, ये बिल्कुल हवा में है। इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, इसके बारे में कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। अच्छा बुखारी साहब, जो आज पार्टी लीडरशिप पे कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि एहतजाज नहीं होना चाहिए और लॉजिस्टिक क्या बुनियादें हैं, ये तमाम तर बातें आप कल के शो में भी बता चुके हैं और बिल्कुल सेम वही बातें उन्होंने वही पॉइंट्स आगे रखे हैं कि शायद उस तरह से अप्रोप्रिएट माहौल भी नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल से मैंने जैसे पहले कहा कि इन लोगों की बात को फेंकना नहीं चाहिए, इसको संजीदगी से लेना चाहिए। असल में हो क्या रहा है, जो पार्टी लीडरशिप इस वक्त खान साहब से कांटेक्ट में है, उनके वकील मिलते हैं, उनके दीगर जो लीडर्स हैं वो मिलते हैं, वो उन्हें बाहर की सूरत हाल सही नहीं बता रहे हैं। मैंने जैसा कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई हैं, इट्स ए फैक्ट। उन्हें जब तक पूरी सूरत हाल सही आप नहीं बताएंगे वो सही फैसले नहीं कर पाते। आप अगर उन्हें कहेंगे ऑल इज़ वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क तो वो फिर यही कहेंगे 24 नवंबर को बाहर निकल आए, बस तख्ता उलट दे। अच्छा।
तो एक तो इस हवाले से, दूसरा ये कि जो मैंने कहा था कि जिस ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उनको मद्देनज़र आपको रखना होगा। ये डू एंड डाई का जो एहतजाज कॉल है जी इसको थोड़ा सा आप टोन डाउन करें। देखिए असल में पार्टी के लीडर कौन है? पार्टी के लीडर असद कैसर जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते जी। हैं, उमर अयूब जो एक सीजन पॉलिटिशियन है, उनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है, अली मीन गंडापुर आप कह लें, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को हराया DI खान से, तो ये वो है। लेकिन और शेर अफजल मरवत ऑफ कोर्स वो भी इलेक्शन जीत के आए हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा सही राय देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, बैरिस्टर गौहर हैं, अली ज़फ़र साहब हैं, आप फवाद चौधरी साहब भी मशवरे देने में बहुत आगे हैं, फैसल चौधरी हैं, ये सारे जो हैं ना ये बस लीडर हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी या कोई सियासी स्टेक्स नहीं है। तो ये डिमार्केशन अब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसकी बात आपको सुननी चाहिए। ये हम सिर्फ तवक्को कर सकते हैं कि खान साहब जो है वो ढंग के जो सियासतदान सही मशवरा देने वाले हैं उनकी बातचीत के ऊपर अमल दरामद करें। अब वो जो बात मैं बताने वाला था आपको वो ये कि एक फ़ैसला मैं समझता हूँ इट्स अलार्मिंग डिसीजन जो उन्होंने बर्रियत की दरख्वास्त दी थी तो शाखाना केस में, वो रिजेक्ट हो गई है। ये छोटी बात नहीं है, इसलिए कि इसके बारे में आपको पता है कि सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये तो कोई केस ही नहीं है। अब 18 नवंबर को उन्होंने डेट दिया कि हम इसके ऊपर चार्जशीट कर देंगे, यानी फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। वो जब प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी तो ये गले पड़ेगा। मैंने कई मरतबा अपने प्रोग्रामों में ये कहा कि कुछ ऐसे केसेस थे जो ओपन एंड शट केसेस हैं। मिसाल के तौर पे फॉरेन फंडिंग 8 साल से लटक रहा है, अगर उसमें कुछ ना होता तो अब तक ख़त्म हो गया होता ना। उसके शवाहद किस किस तरह के स्टेट बैंक के गवाहियाँ और शवाहद मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। जब भी फैसला होगा वो अकबर एस बाबर जो है वो और दूसरे दिन पीटता रहता है ना, वो कहता है मैंने सबसे पहले कील ठोकी थी इस पॉस्चरिंग में जो PTI करती थी कि जी हम तो हमसे बड़ा दयानतदार कोई नहीं है, हम जो है वो अमानतें संभालने वाले हैं, हम सादक और अमीन हैं। तो वो कहता मैंने सबसे पहले चैलेंज किया था ये, और वो आज तक मामला लटका हुआ है। उसके बाद था वो साइफर केस, वो साइफर केस चोरी का बन गया था। वो बेसिकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को यानी रिवील करने का, जिसमें बहुत खौफनाक सज़ा है। फिर उसके बाद तोशा खाना 1, तोशा खाना 2 ये केसेस हैं। फिर टेरियन खान का केस अगर आपको याद हो वो मौजूद है। ये सारे जो वो हैं जिसमें किसी मज़ीद सॉलिड एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। टेरियन खान के मामले में लॉस एंजलिस की कोर्ट में फैसला हुआ है जी। वहाँ से कुछ लोग कहते हैं कि फरार हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ अगर आप सामने नहीं रखेंगे तो यू आर वल्नरेबल टू मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस एंड बैड डिसीजंस। ठीक ठीक। अब खतरात हैं उनसे भी वार्न किया है उन्होंने बगैर नाम लिए। जो एक स्टोरी छपी है जो हम पिछले 4-5 दिन से कहते आए हैं, वो अब कहानी जो छपी है उसमें 2-3-4 चीज़ें और अहम हैं। एक तो ये कि वो ये कह रहे हैं कि जो बीबी की रिहाई हुई थी, बुशरा बीबी की, ये अगर इस एहतजाज में किसी सूरत वो चली जाती हैं हिस्सा लेने के लिए तो उनकी दोबारा गिरफ्तारी खारिज एहतजाज में तो वो जा रही हैं। ठीक है, वो जाएंगी तो पकड़ी जाएंगी किसी भी जगह पे। ठीक है,